वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए जीएस यानी कि सामान्य दिन का चौथा प्रैक्टिस सेट हल करने वाले हैं। इसके पहले कुल जीआईसी प्रवक्ता के कुल 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए गए हैं। तो यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। साथ में आप एलटी ग्रेड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसका भी मॉडल पेपर अपलोड किया गया है, उसे भी आप देख लीजिएगा। तो ये आज का चौथा प्रैक्टिस सेट है। तो वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आज का, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे 4 कथन दिया गया है और हरित क्रांति के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन है जो सही नहीं है। तो पहला दिया गया है, भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। तो बिल्कुल सही है। भारत में हरित क्रांति का जनक किनको माना जाता है तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। दूसरा दिया गया, भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला था। ये भी बिल्कुल सही है। हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी भारत में 1966-67 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1981 तक चला था पहला चरण। सी है यहाँ पे, प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा है कि हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ना के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है, यानी कि सही नहीं है। बाकी ए, बी, सी तीनों कथन सही है। हरित क्रांति से चावल नहीं बल्कि सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा था वो गेहूँ पर पड़ा था। किस पे पड़ा था तो गेहूं पर। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन यही सही नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे टिहरी बांध परियोजना कहाँ है, उत्तराखंड में है, बिल्कुल ठीक है। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पे है तो ये आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है। तिलैया बांध परियोजना बिहार में नहीं है, ये कहाँ पे है, झारखंड में है। तिलैया बांध परियोजना पूछा है तो कहाँ पे है, झारखंड में, और झारखंड के कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में है, कोडरमा ज़िले में है ये। तो सी ऑप्शन यही सही नहीं है। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में है, ये भी ठीक है। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे, गोदावरी की जो सहायक नदी है वो मंजीरा है और इंद्रावती है, पेनगंगा। ये तीनों ही गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। जबकि कोयना नदी जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी है तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है कोयना। तो यही आपका सही होगा यहाँ पे सी विकल्प। चौथा सवाल देखते हैं, भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे एक शब्द ध्यान दीजिएगा, मुख्य तटीय सीमा की लंबाई पूछा है कितनी है तो 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर है मुख्य तटीय सीमा की लंबाई। और जो कुल तटीय लंबाई है भारत की वो 11,098 किलोमीटर है। कितना है, 11,098 किलोमीटर है। तो पहले ये 7,500 किलोमीटर था, लेकिन इसमें करीब 48% की जो है वृद्धि हुई है। अब ये जो लंबाई हो 11,098, लेकिन यहाँ पे मुख्य तटीय सीमा पूछा है तो 6100 किलोमीटर होगा। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। तो मृदा की उर्वरता को बढ़ाए जाने के लिए उड़द की फसल यहाँ पे सही होगा, डी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर जो प्राप्त करता है वो सर्वाहारी, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है, अगला सवाल है ये। तो धारणीय कृषि से तात्पर्य है कि इस प्रकार की कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे वो धारणीय कृषि कहलाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और डिस्टिल्ड वाटर यानी कि आसुत जल इसको बोला जाता है। डिस्टिल्ड वाटर को क्या बोला जाता है तो आसुत जल बोला जाता है। तो आसुत जल के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है कि विद्युत का कुचालक होता है ये डिस्टिल्ड वाटर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर ये केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी के लिए प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
अगला सवाल है चीनी यात्री संग्यून भारत में कब आया? तो चीनी यात्री संग्यून भारत में आया था 518 ईस्वी में। सी ऑप्शन यहाँ सही है। और तुर्कान ए चहलगानी जो कि 40 इस सरदारों का एक समूह था, 40 तुर्क सरदारों का एक समूह था जिसे तुर्कानी चहलगानी कहा जाता था, को समाप्त किसके द्वारा किया गया था? तो समाप्त किया गया था बलबन के द्वारा, और इसका गठन कौन किया था? इल्तुतमिश ने किया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तुर्कान चहलगानी को समाप्त किसने किया था? तो बलबन ने किया था। बलबन पहले इन्हीं जो 40 सरदार थे इनका एक सदस्य हुआ करता था। तो इसने जब शासक बना बलबन तो इसने तुर्कान चहलगानी को समाप्त किया। अगला सवाल है निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? तो ये विंध्यन श्रेणी, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। विंध्यन श्रेणी के चट्टान से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर और चीनी मिट्टी प्राप्त होती है। भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में सबसे कम है? तो इनमें जैन धर्म का, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जय विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जय विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है? तो अमिट स्याही में सिल्वर नाइट्रेट मिलाया जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई है? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना ये जो लिया गया है कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। तो समवर्ती सूची पूछा जाए किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल है ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना प्राचीन वेद है, इसमें आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो 36 बार। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? तो कपास के रेशे को जो प्राप्त किया जाता है उसके बीज से प्राप्त किया जाता है। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी या इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुर या कपासी मिट्टी भी बोला जाता है। तो ये भी सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए। प्रेयरी जो कि ये घास का मैदान है, कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में है। उसके बाद पंपास दक्षिण अमेरिका में है पाया जाता है। वेल्ड कहाँ पाया जाता है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में। स्टेपीज, तो स्टेपीज जो है ये उत्तरी अफ्रीका में नहीं पाया जाता है। ये आपका स्टेपीज यूरेशिया क्षेत्र में पाया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। अगला सवाल है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला जो शासक था महमूद गजनी था। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थाई सेना की नींव रखी थी? तो वह अलाउद्दीन खिलजी था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन के जो खोजकर्ता हैं वो जे थॉमसन है, सही है बिल्कुल। प्रोटॉन के गोल्डस्टीन नहीं है। प्रोटॉन के जो हैं वो रदरफोर्ड हैं, रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक है, ये भी सुमेलित है। मेसोन के रदरफोर्ड, तो ये आपका सुमेलित नहीं है यहाँ पे ये भी। तो ऑप्शन इसमें आपका दो विकल्प सही होगा, बी और डी। बोथ ऑप्शन यहाँ पे बी और डी सुमेलित नहीं है।
बाकी सभी सुमेलित हैं। अगला सवाल है, ठोस एरोसोल का उदाहरण क्या है? कोहरा है कि बादल है, कुहासा या धुआं? तो ठोस एरोसोल का जो उदाहरण है वो धुआं होगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा इसका। राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है कि राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है। सी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है कब? तो ये आपका अक्टूबर नवंबर में होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ये हो जाएगा कार्नवालिस के समय में, ये का हो जाएगा सी, ये का हो गया सी। उसके बाद प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, तो ये हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग, तो दूसरे का हो जाएगा बी। फिर है आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हो जाएगा यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग के समय में, तो तीसरे का हो जाएगा ए। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, तो लॉर्ड ऑकलैंड, तो चौथे का हो जाएगा डी, CBAD। तो CBAD ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो डी ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं CBAD, ये सही है विकल्प आपका डी ऑप्शन। अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। ये विकल्प यहाँ पे सही है। और किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कि कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है खुदाई खिदमतगार को। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला जो सवाल है ये मिलान करने के लिए दिया गया है यहाँ पे। तो रेडियम की खोज किसने की है? तो मैडम क्यूरी ने, तो ये का हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। पेनिसिलिन की खोज किसने किया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, बी का हो जाएगा पहला। एक्सरे का खोज तो रॉन्टजन ने, विलियम रॉन्टजन, सी का हो जाएगा चौथा। और चेचक का खोज, चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर ने, तो डी का हो जाएगा तीसरा। 2 1 4 3 विकल्प आप देख लीजिए कौन सा सही हो रहा है। 2 1 4 3, यानी कि यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही हो जा रहा है, 2 1 4 3। अगला सवाल है, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा या आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है? तो ये आवश्यकता होता है कुल डाले गए वोटों का 6% उनको मिलना चाहिए, 4% मत और 4 सीट। तो यहाँ पे डी ऑप्शन से होगा इसमें से सभी, तो या उपरोक्त सभी, डी विकल्प जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुधा प्रबंध आदि ग्रंथ लिखा है? तो राणा कुंभा ने, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? तो इसमें आप देखेंगे अनुच्छेद 243 ZD में जिला नियोजन समिति का उल्लेख किया गया है। बी विकल्प सही है। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 34वां प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आप जो देखेंगे सी ऑप्शन कि संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई, ये बिल्कुल सही है। बाकी जो है सभी यहाँ पे गलत कथन दिए गए हैं। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो ये 31वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा सदस्यों की जो संख्या थी वो 525 से बढ़ाकर अधिकतम 545 यहाँ पे कर दिया गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? तो ड्राफ्ट कमेटी या प्रारूप समिति पूछा जाता है, तो इसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा जाए या ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ये विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें आप देखेंगे अनुच्छेद 143 ये सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी सहभागिता अधिकारिता से संबंधित है।
अनुच्छेद 136 में अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाज़त, ये भी ठीक है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति देता है, ये भी ठीक है। अनुच्छेद 133 उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय, ये गलत है आपका। अनुच्छेद 131 में दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार का अधिकार प्रदान करता है, तो ये आपका ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? पंथ निरपेक्ष, लोक कल्याण, संघीय या फिर लोकतंत्रात्मक। तो इसमें संविधान की प्रस्तावना में आप देखेंगे तो लोक कल्याण हो गया और संघीय, ये शब्द आपको नहीं मिलेंगे। पंथ निरपेक्ष मिलेगा और लोकतंत्रात्मक मिलेगा। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा उल्लेखित नहीं है, दूसरा और तीसरा, तो केवल 2 और 3, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है, जब सकल घरेलू उत्पादन में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे कहते हैं, तो ये कहलाता है एनडीपी, निवल घरेलू उत्पाद। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और अगला जो सवाल है, सेबी का फुल फॉर्म पूछा गया, सेबी का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। और सेबी जो है एक बार पूछा गया था जीआईसी एग्जाम में आपका कि म्यूचुअल फंड को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है, तो यही है सेबी संस्था रेगुलेट करती है। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका जीआईसी प्रवक्ता के लिए जीएस का चौथा प्रैक्टिस सेट। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट जीएस के कराए जा चुके हैं और एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए 42 मॉडल पेपर कराए जा चुके हैं। तो यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो कि परीक्षा के लिए ही काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो वहाँ से सवाल आपको ज़रूर मिलेगा परीक्षा में। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो का पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।